स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। खास तौर पर 4 बड़ी अपडेट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स जिन्हें कहना चाहेंगे। और बड़ी बात यह है कि 3 नई भर्तियां फंस गई है। कौन कौन सी भर्तियां, इस बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि टीचर्स के डेपुटेशन को लेकर कुछ नए ऑर्डर यहां जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। कुछ रोज पहले हमने जानकारी ये दी थी कि डेपुटेशन पर जो भी शिक्षक चल रहे हैं, बीबीएमबी से संबंधित हैं, उन्हें लेकर लिस्ट तैयार की जा रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री की ओर से जो ऑर्डर्स इनके बारे दिए गए हैं उस बारे में आपको जानकारी देंगे। बीआरसीसी पर जीत हुई है, ये मैटर कोर्ट में चल रहा था, लेकिन किस पक्ष की जीत हुई है, सरकार की या फिर याचिकाकर्ताओं की, इस बारे में जानकारी देंगे। और आने वाले दिनों में बीआरसीसी भर्ती का क्या कुछ होगा, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। एलटी की फाइल कहां पहुंची है? देखिए, पंजाबी और उर्दू टीचर्स की भर्ती को लेकर तो हमने इससे पहले अपडेट दी थी, लेकिन लैंग्वेज टीचर्स की भर्ती भी होने जा रही है। फिलहाल फाइल कहां तक पहुंची है, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। काफ़ी सारी अपडेट्स आज लेटेस्ट है इस बुलेटिन में, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मौसम से शुरुआत करना चाहेंगे। बीती रात को लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्के फाहे बर्फ के गिरे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया था कि हल्की बर्फबारी हो सकती है। ये चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर होने वाली थी। महज लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर लेकिन हल्के फाहे देखे गए। बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, बर्फबारी अभी तक नहीं हो पाई है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय ये है कि सामान्य से 98% कम बारिश दर्ज की गई है। अक्टूबर से लेकर नवंबर माह तक 98% कम बारिश दर्ज हुई है। ये आने वाले समय में परेशानी खड़ी कर सकती है पानी की किल्लत को लेकर। देखिए, जिला कुल्लू के मलाना गांव में धू-धू करके एक पूरी तरह से घर जल गया है। 2.5 मंजिला मकान बताया जा रहा है और मकान इस वजह से भी पूरी तरह से जल गया क्योंकि वहां पर पानी की कमी थी, तो स्थानीय लोग समय से आग पर काबू नहीं पा सके। गनीमत ये रही है कि इस मकान में 3 परिवार एक साथ रह रहे थे जो बच गए हैं, बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी पटवारी को दे दी गई है। अभी आकलन किया जाएगा कितना नुकसान हुआ है परिवारजनों को, जो कि अब आसमान के तले नीचे अपना गुजारा किसी तरह से कर रहे हैं क्योंकि मकान बहुत बुरी तरह से जल गया। ये 2.5 मंजिला मकान बताया जा रहा है और अभी आकलन होगा, उसके बाद फौरी राहत के तौर पर इन्हें राशि भी दी जाएगी। हालांकि अभी एक व्यवस्था जरूर परिवारजनों के लिए की गई है। आसपास के लोग भी इनका साथ निभाने के लिए वहां खड़े हैं, लेकिन बड़ा नुकसान और बड़ी क्षति एक तरह से कहना चाहेंगे जो कि परिवारजनों को हुई है। एरियर पर रणनीति बनाई जाएगी। पेंशनर्स की ओर से आज ही ये बैठक बुलाई गई थी। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सरकाघाट में इनका कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। इसके अलावा संशोधित वेतनमान के हिसाब से पेंशन का बकाया एरियर नहीं दिया गया है, जिस पर अब ये आने वाले समय में रणनीति तैयार करेंगे। इनकी अदायगी जल्द से जल्द की जाए, ये लगातार मांग यहाँ पेंशनर्स की ओर से उठाई जा रही है। एक जरूरी मुद्दा जो कि आज सरकाघाट की बैठक में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उठाया गया है वो यही है कि जो बिजली बोर्ड के पेंशनर्स या परिवहन विभाग के पेंशनर्स हैं, इनके साथ भी एक समान व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ विभागों के बोर्ड के पेंशनर्स को पेंशन समय से मिल जाती है और एचआरटीसी के पेंशनर्स को अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है। पहली तारीख निर्धारित होनी चाहिए पेंशन देने के लिए और सभी पेंशनर्स को एक साथ पेंशन का भुगतान होना चाहिए। इसे लेकर क्या स्थायी समाधान हो सकता है, ये सुझाव देने के लिए जल्दी ही सरकार से वार्ता भी करेंगे, लेकिन एरियर पर एक खास रणनीति तैयार की जाएगी। इस तरह के संकेत आज इन्होंने सरकाघाट में हुई बैठक से दिए हैं। देखिए, पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने 10 दिनों के भीतर अवैध शराब फिर से पकड़ी है। 90 पेटियां देसी शराब की पकड़ी गई हैं। ये किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर एक तरह से नाका लगाया गया था पुलिस की ओर से और वहां से एक पिकअप गाड़ी गुजर रही थी। पिकअप चालक को रोककर जब जांच की गई तो 90 पेटियां देसी शराब की उससे हासिल हुई है। पिकअप चालक से कुछ एक सवाल किए गए लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और ना ही परमिट दिखा पाया, जिसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया और अभी बाकी की पूछताछ की जा रही है। आबकारी नीति के तहत इस पर केस दर्ज कर लिया गया है और 10 दिन पूर्व ही 170 पेटियां शराब की बरामद की थी। इसी टीम ने, यानी कि सुंदरनगर की टीम ने ही इसी रोड पर 170 पेटियां भी शराब की बरामद की थी। तो देखा जा सकता है 10 दिन के भीतर ये मामला सामने आया है। फिलहाल
नशा माफिया या शराब माफिया में इसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये जोरदार प्रहार कहना चाहेंगे जो कि पुलिस की ओर से वहां पर किया गया है। नाके के दौरान ये बड़ी खेप एक तरह से शराब की वहां पकड़ी गई है। ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली बात करना चाहेंगे आईजीएमसी शिमला से जुड़ी, क्योंकि सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स की टीम ने एक और कमाल कर दिखाया है। पेट कैंसर में नई तकनीक इस्तेमाल की गई है, यानी कि पेट का कैंसर ठीक करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए नई तकनीक यहाँ पर इस्तेमाल हुई है और ये लेप्रोस्कोपी तकनीक बताई जा रही है। बिना रक्तस्राव के ही इस तकनीक को अंजाम दिया गया है। 3 मरीजों का इलाज हुआ और अब इन्हें छुट्टी दे दी गई है। कामयाब इसमें डॉक्टर्स की टीम रही है। आज ये आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव समेत इस विभाग के डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी गई है, जो कि बाकी आम लोगों के लिए और ख़ास तौर पर जो कैंसर से पीड़ित मरीज़ हैं उनके लिए हम ये बड़ा कदम कह सकते हैं और राहत भरा कदम है। देखिए, एचआरटीसी पेंशनर्स आज से सड़कों पर उतर गए हैं। तारा देवी में इनकी ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया और एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि अभी भी कुछ पेंशनर्स बच गए हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिली है। 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से वादा किया गया था पेंशन देने का, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई है। 70% पेंशनर्स को बीते शाम को पेंशन दे दी गई, लेकिन 30% फिर बच गए हैं। एक समान व्यवहार पेंशनर्स के साथ क्यों नहीं हो रहा? अब अगर एचआरटीसी पेंशनर्स को इतनी मुश्किल से पेंशन का भुगतान हुआ ही था तो सैकड़ों फिर छोड़ दिए गए हैं। हालांकि एचआरटीसी में अभी कुल मिलाकर 8,500 के करीब सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो कि अपनी पेंशन का इंतजार हर महीने करते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन लेट भी हर माह इनकी पेंशन आती है। और खास तौर पर तब जब दीपावली के त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया हो कि 28 अक्टूबर को ही सैलरी और पेंशन का भुगतान हो जाएगा, तो आखिरकार ऐसा ऐलान किया क्यों जो पूरा नहीं किया जा सकता? ये भी पेंशनर्स की ओर से बात कही गई है। महज यहाँ पेंशन के भुगतान को लेकर इन्होंने डिमांड नहीं की है, बल्कि बाकी अदायगियां भी इनकी जल्द दे दी जाए, ये भी एचआरटीसी पेंशनर्स का कहना है। आज प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया, भारी विरोध इन्होंने जताया है और जो 30% पेंशनर्स एचआरटीसी में बच गए हैं इनकी पेंशन का भुगतान जल्दी किया जाए। ये अगले 15 दिन तक अब इंतजार नहीं करेंगे, इनकी ओर से कहा जा रहा है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज बात है कि अनाउंसमेंट करने के बाद भी यहाँ 15 से 20 दिन का समय ऊपर हो जाता है, उसके बावजूद भी अपनी पेंशन के लिए ये तरस रहे हैं और उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकते, बड़े आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं। इसीलिए बार बार आक्रोश इनकी ओर से दिखाया जाता है, बड़े आंदोलन करने की चेतावनी भी देते हैं, लेकिन इस उम्र में सड़कों पर उतरना, सड़कों पर बैठना या हड़ताल करना भी इनके बस में नहीं है। तो यही बात इनकी ओर से कही गई है, इनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, ये भी आज इन्होंने सरकार को बड़ा तर्क दिया है। बस ऑपरेटर्स अब हड़ताल भी कर सकते हैं, आज इस तरह के संकेत मिले हैं। आरटीओ में इनकी बैठक हुई है, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लेकर जानकारी लाए हैं। बीते कुछ दिनों से मांग उठा रहे हैं कि मिनिमम किराए में बढ़ोतरी की जाए, 5 रुपए से इसे 20 रुपए तक कर दिया जाए। आज आरटीओ में मीटिंग थी जिसमें एचआरटीसी के अधिकारी भी पहुंचे थे और एचआरटीसी अधिकारियों की ओर से तर्क कुछ एक दिए गए हैं। हालांकि बात यहाँ क्योंकि सिर्फ मिनिमम किराए को लेकर नहीं है, बल्कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ एक एचआरटीसी की बसेस एचआरटीसी के क्लस्टर से बाहर चल रही हैं, प्राइवेट बसेस के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और ये हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। तो इस पर एचआरटीसी के अधिकारियों की ओर से तर्क साफ तौर पर आज रख दिए गए हैं और आरटीओ डायरेक्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। हालांकि एक हफ्ते के भीतर फिर ये मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन आज अपनी ओर से सभी डिमांड्स प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने रखी है। पहली ये कि मिनिमम किराया बढ़ाया जाए, 5 रुपए से 20 रुपए हो। दूसरा, ये जो एचआरटीसी की बसेस में महिलाओं को 50% छूट मिल रही है, ये सही नहीं है। अगर एचआरटीसी बसेस में छूट दी जा रही है तो प्राइवेट बसेस में भी दी जाए और इसके लिए सरकार उतना ही अनुदान प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को दे जितना एचआरटीसी को देती है। तीसरी बड़ी बात यह है कि एचआरटीसी बसेस इनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ऐसे बसेस जो विभिन्न रूट्स पर कंपटीशन दे रही हैं या फिर क्लस्टर से बाहर चल रही हैं, उनके चालकों परिचालकों पर कार्रवाई हो। लेकिन आज कोई ऐसा निष्कर्ष इस मीटिंग का निकला नहीं, यानी कि कंक्लूजन कोई नहीं निकला है, लेकिन एक हफ्ते के भीतर फिर मीटिंग बुला ली गई है। इसमें ज़रूर कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। देखिए, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फिर आईजीएमसी पहुंचे। जैसे ही शिमला लौटे,
सिरमौर से उसके बाद आईजीएमसी गए और आईजीएमसी जाने का मकसद ये था कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल वहाँ पर अभी एडमिट हैं और इनका कुशलक्षेम जानने के लिए गए थे। लेकिन इनके साथ साथ बाकी मरीजों का कुशलक्षेम भी मुख्यमंत्री की ओर से जाना गया और वहाँ नर्सिस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर वहाँ भर्ती होने वाली है। स्टाफ को, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं या स्टाफ नर्सिस हैं, उन्हें हर तरह की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर दी जाएंगी और भर्ती भी उसी लेवल पर होने जा रही है। इसके अलावा मरीजों से भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने बातचीत की है, उनसे फीडबैक ली कि कैसी सुविधा आईजीएमसी में दी जा रही है, उपचार कैसा चल रहा है, क्या बार बार उन्हें देख रेख करने के लिए वहां नर्सेज आती हैं समय से या नहीं आती हैं, और भोजन कैसा परोसा जा रहा है। अधिकतर मरीजों ने ये कहा है कि भोजन संतोषजनक है, सुविधाएं भी अब ठीक हो गई हैं और मशीनरीज का इस्तेमाल अभी आईजीएमसी में कैसे हो रहा है, किन बातों को लेकर कमियां हैं जो ठीक करने की आवश्यकता है, इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से आज फीडबैक ली गई है। मुख्यमंत्री ने जितने भी मरीजों से बात की है उनके स्वास्थ्य को लेकर कामना की कि जल्द से जल्द ये ठीक हो सके। देखिए, विजिलेंस टीम मंडी ने एसएचओ पधर अशोक कुमार को 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल ये जो एसएचओ पधर अशोक कुमार हैं, इन्होंने अपने घर पर ही दूसरे व्यक्ति को बुलाया था। एक केस के सेटलमेंट के रूप में ये उनसे 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, यानी कि वादा इन्होंने दूसरे व्यक्ति से किया कि पधर थाने में जो उस व्यक्ति का केस चल रहा है उसकी सेटलमेंट कर देंगे, इसके एवज में इन्हें 15,000 रुपए दे दिए जाए और 15,000 रुपए के साथ विजिलेंस की टीम ने इन्हें रंगे हाथों धर लिया है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। अभी और भी इनसे पूछताछ की जा रही है, नियम अनुसार ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ये बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है विजिलेंस टीम की ओर से भी। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जिन लोगों पर कानून और सुरक्षा का जिम्मा है, अगर इस तरह से वो रिश्वत लेंगे और केस की सेटलमेंट 15,000 रुपए करके कर देंगे तो बाकी के केसेस का क्या होगा। और जो आरोपी बड़े केसेस में गिरफ्तार किए जाते हैं उन्हें छूट मिलती जाएगी और एक तरह से ढील भी उन्हें मिलेगी, क्योंकि जानते हैं कि कुछ एक इस लेवल के अधिकारी भी बैठे हैं जो 15-20 हज़ार की रिश्वत से ही मान जाया करते हैं और उनके केस को सेटलमेंट दे देंगे। तो ये भी एक ऐसा ही मामला है। हालांकि मंडी पुलिस में इसके बाद हड़कंप मच गया है, जो कि विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर रेड हैंडेड पकड़ लिया है एसएचओ पधर को। देखिए, 3 भर्तियां फंस गई हैं, जानकारी आपको देना चाहेंगे। हालांकि हाल ही में एक बड़ी अपडेट हमने आपको दी थी कि आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लग गई है। 21 नवंबर को इस बारे में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आउटसोर्स भर्तियां नहीं हो सकती क्योंकि उन सभी कंपनीज का डाटा मांगा गया है हाईकोर्ट की ओर से, जिनके तहत आउटसोर्स भर्तियां करवाई जाती है। इसमें 110 कंपनियां फ्रॉड है, ये याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत की गई थी और ये दावा भी हुआ था, जिसके बाद वेबसाइट पर सभी कंपनीज की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश भी हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी भर्तियां फंस गई हैं। अभी शिक्षा विभाग में 6,000 के करीब पदों पर एंटिटी भर्ती होने जा रही थी, प्रक्रिया शुरू हो ही रही थी कि बीच में ये मामला आ गया। अब ये आउटसोर्स माध्यम से भर्ती नहीं हो सकती है। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि देखिए, चंबा मेडिकल कॉलेज में भी स्टाफ नर्सिस के पद भरे जाने थे और चमियाना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भी आउटसोर्स माध्यम से ही स्टाफ नर्सिस के पद भरे जाने थे। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये भर्तियां होने जा रही थी, जिस पर फिलहाल अभी रोक लग गई है और आने वाले दिनों तक अभी ये भर्तियों की शुरुआत नहीं हो सकती है। हालांकि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर बैठक ली है और कैसे इसका समाधान हो सकता है या भर्तियों की शुरुआत कैसे हो, इस पर भी फीडबैक उन्होंने अधिकारियों से ली। इस पूरे मामले में एडवोकेट जनरल से राय लेने के लिए कहा गया है और अभी 16 नवंबर को कैबिनेट की बैठक है, उसमें भी कोई बड़ा निर्णय आउटसोर्स भर्तियों से संबंधित कैबिनेट में लिया जा सकता है। हालांकि निर्णय क्या होगा ये देखना रोचक होगा, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी नहीं हो सकती है। तो अब क्या रास्ता बीच का निकाला जाता है, कैसे आउटसोर्स भर्तियों की शुरुआत होती है, ये देखना रोचक होगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ग ऐसे थे। अब स्टाफ नर्सिस की बात करें तो कई ऐसी महिलाएं जो अभी घर पर पड़ी थी, अब इंतजार कर रही थी कि आउटसोर्स माध्यम से भर्ती होगी, डिग्री उन्होंने की है, कुछ एक के पास एक्सपीरियंस भी होता है, तो अप्लाई करने की जरूर सोच रही होंगी। लेकिन बीच में ही रोक लग जाने की वजह से ये सभी वर्ग फिर अफेक्टेड हो जाते हैं। देखिए, टीचर डेप्यूटेशन पर भी आदेश जारी किए गए हैं।
वो शिक्षक जो कि डेपुटेशन पर चल रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। खास तौर पर बीबीएमबी के स्कूलों में तैनात शिक्षकों को लेकर ये आदेश जारी हुए हैं। पहले इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की ओर से एक लिस्ट तैयार की जा रही थी कि कितने ऐसे टीचर्स हैं जो कि विभाग से बाहर या हिमाचल से बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो डेपुटेशन पर शिक्षक चल रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी कि कोई लिस्ट नहीं बनाई जाएगी और ना ही उनसे जुड़े कोई आदेश जारी होने वाले हैं और ना ही अभी उन्हें वापस बुलाने की आवश्यकता है। जो डेपुटेशन पर चल रहे हैं हिमाचल से बाहर भी उन्हें उनका काम करने दिया जाए, डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने काफ़ी स्ट्रिक्टली आज कहा है। एलटी भर्ती की फाइल देखिए कहाँ पहुंची है। हालांकि इससे पहले पंजाबी और उर्दू टीचर्स की भर्ती होने जा रही थी और ये फाइल क्योंकि सचिवालय में पहुंच गई थी, वित्त विभाग को जारी कर दी जाए, भेज दी जाए, ये निर्देश भी जारी हो गए थे वित्त विभाग को, अब ये फाइल भी जारी हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा लैंग्वेज टीचर्स को लेकर भी प्रस्ताव प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सचिवालय में भेज दिया गया है। अब प्रस्ताव सचिवालय के पास आ गया है, जल्दी ही ये फाइल भी आगे भेजने पर निर्देश जारी हो सकते हैं वित्त विभाग को। तो एक साथ यानी कि लैंग्वेज टीचर, पंजाबी टीचर और उर्दू टीचर की भर्तियाँ हो सकती हैं। इससे पहले कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियाँ हो गई हैं जो कि 985 पदों पर हुई है। लैंग्वेज टीचर्स जो भर्ती होंगे ये तकरीबन 150 पदों पर भर्ती होने वाले हैं। तो इसे लेकर भी अब प्रक्रिया में हलचल नजर आई है क्योंकि प्रस्ताव सचिवालय पहुंच गया है और इससे पहले पंजाबी और उर्दू टीचर्स को लेकर तो हमने जानकारी दी ही थी। ये फिलहाल वित्त विभाग में फाइल जा पहुंची है। तो ऑन प्रोसेस यानी कि ये 3 भर्तियां अभी चल रही हैं, पंजाबी टीचर्स की, उर्दू टीचर्स की और लैंग्वेज टीचर्स की। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर ये लोक सेवा आयोग फाइल भेजने के निर्देश जारी किए गए थे और ये मामला लोक सेवा आयोग को जा भी चुका है। 985 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। खैर अभी भर्ती पूरी हुई नहीं है कंप्यूटर शिक्षकों की भी, लेकिन लोक सेवा आयोग को मामला भेज दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन प्रोसेस ही है और इसमें भी अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है क्योंकि जिस आयोग को भर्ती करवानी है उसके पास अब फाइल पहुंच चुकी है। देखिए, राज्य चयन आयोग को लंबे अरसे के बाद स्थायी अध्यक्ष मिल गए हैं। आज राजीव कुमार की ओर से शपथ ले ली गई है और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सचिवालय में ही इनकी शपथ दिलाई है। इसके बाद राजीव कुमार जो मेंबर चुने गए हैं, सुखदेव सिंह, इनकी शपथ दिलाएंगे और ये हमीरपुर जाकर ही मेंबर अपनी शपथ लेंगे और जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने आज अपनी शपथ ली है वो इन्हें शपथ दिलाने वाले हैं। इसके बाद हम मानकर चल सकते हैं कि राज्य चयन आयोग फंक्शनल हो जाएगा, नई भर्तियों की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि सीबीटी प्रणाली लागू करने वाली कोई एजेंसी इनके पास नहीं है। सीबीटी प्रणाली यानी कि जिस भर्ती प्रक्रिया में इस्तेमाल हो सके ऐसी भर्ती करवाने वाली एजेंसी अभी तक फिलहाल सरकार के पास नहीं है। तो अब कौन सी भर्ती एजेंसी हायर की जाएगी ये देखना रोचक होगा। सुझाव तो क्योंकि ये सानन कमेटी ने दे दिया था कि सीबीटी प्रणाली से ही अब सभी भर्तियाँ होंगी और इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी को ये जिम्मा दिया गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया रिजल्ट घोषित होने में। खैर उसमें मामला ये था कि समय से फीस नहीं दी जा रही थी एजेंसी को। लेकिन अब इसके बाद कौन सी भर्ती एजेंसी हायर की जाती है परीक्षाएं करवाने के लिए सीबीटी प्रणाली से, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। इंतज़ार अभी तक अध्यक्ष की शपथ का हो रहा था, तो राजीव कुमार ने अपनी शपथ ले ली है। इसके बाद ये मेंबर को भी उनकी शपथ दिलाएंगे और फिर फंक्शनल एक तरह से ये राज्य चयन आयोग होने जा रहा है। डेप्यूटी डायरेक्टर प्रमोशन पर भी एक अपडेट लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी डेप्यूटी डायरेक्टर की प्रमोशन होने जा रही है। इसके लिए 82 प्रिंसिपल पैनल में है, इनमें से 30 डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर प्रमोट होने जा रहे हैं और इस मामले में महाअधिवक्ता ने भी अपनी राय दे दी है। हेडमास्टर कैडर के प्लेस किए गए लोगों को डिस्टर्ब किए बगैर ये प्रमोशन ऑर्डर होंगे। ये बड़ी बात है। तो ये साफ से शब्दों में हमने आपको जानकारी दी है कि डेप्यूटी डायरेक्टर प्रमोशन होगी और कैसे होगी। बीआरसीसी भर्ती में नई जानकारी ये है कि याचिकाकर्ता इस केस को हार गए हैं, यानी कि सरकार की इसमें जीत हुई है। दरअसल 18/10/2023 यानी कि 18 अक्टूबर 2023 को इससे संबंधित नई पॉलिसी की अधिसूचना जारी हुई थी। इसी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अब याचिकाकर्ता ये मामला हार गए हैं, जिसके बाद भर्ती का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। अंतरिम रोक इस भर्ती पर से हटा दी गई है। रोक हटा दी गई है तो भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब बीआरसीसी भर्ती भी होकर रहेगी और सरकार की इसमें जीत हो गई है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है। राज्य के स्कूलों को 550 नए प्रिंसिपल मिलने जा रहे हैं और ये सारा डेटा सचिवालय पहुंच गया है।
विजिलेंस क्लियरेंस को अब ये फाइल भेजी जा रही है, क्योंकि हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से एक मीटिंग ली गई थी जिसमें उनका कहना था कि 10 दिन के भीतर ये मामला विजिलेंस क्लियरेंस के लिए भेजा जाए ताकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया भी प्रमोशन की पूरी हो सके और सरकारी स्कूलों को प्रिंसिपल मिल सके। हालांकि प्लेसमेंट के जरिए ही ये प्रिंसिपल्स की प्रमोशन भी होने जा रही है। बड़ी जानकारी जो कि पॉलिटिकल खबर आपके लिए कहना चाहेंगे। अभी देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू महाराष्ट्र गए थे प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन ठीक इसके बाद भाजपा की हाईकमान ने हिमाचल भाजपा में 3 नेताओं की ड्यूटी महाराष्ट्र में लगा दी है चुनावी प्रचार प्रसार के लिए। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में 1500 का जिक्र किया कि यहाँ सभी महिलाओं को 1500 रुपए दे दिए गए हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच है। बिल्कुल इसी बात को काउंटर करने के लिए 3 बड़े भाजपा नेताओं की ड्यूटी अब महाराष्ट्र में लगी है और इसमें एक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, एक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं और तीसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। ये इस बात को काउंटर करने के लिए खास तौर पर वहां जा रहे हैं कि हिमाचल की स्थिति 1500 को लेकर क्या है, यहाँ पर कितनी महिलाओं को 1500 मिले हैं, कितना रोजगार युवाओं को दिया गया है और इसके अलावा बाकी गारंटी कितनी पूरी हुई है। तो ये एक तरह से हम बड़ी राजनीतिक जंग कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लौटते ही अब 3 बड़े भाजपा नेता जाने वाले हैं महाराष्ट्र। क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाएगा, इस पर हर किसी की नजर बनी रहेगी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।